स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। प्रोटेस्ट, एनवायरमेंटल ग्रुप्स की वार्निंग्स और दशकों की लीगल बैटल्स और रिहैबिलिटेशन वर्क के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2017 में सरदार सरोवर डैम का इनॉग्रेशन किया। उन्होंने ये डैम इंडिया को डेडिकेट करते हुए कहा कि एक इंजीनियरिंग मिरेकल है और इंडिया के नए और इमर्जिंग पावर का प्रतीक है। आज हम इस वीडियो में सरदार सरोवर डैम पर डिस्कशन करेंगे। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस में GS1 और GS3 पेपर में क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। दोस्तों, इंडिया एक मेजर कंट्री रहा है। इसकी पॉपुलेशन और एरिया फास्ट ज्योग्राफी में फैले हुए हैं, जिससे पावर और इरिगेशन जैसे सुविधाएं लाखों लोगों तक पहुंचाना एक नेसेसिटी बन जाता है। लेकिन साथ ही साथ इन सभी इश्यूज को सॉल्व करना आसान नहीं है, क्योंकि जब पावर और इरिगेशन के लिए डैम्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं तो वो कई कोलेटरल इश्यूज खड़े कर देते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और रिहैबिलिटेशन इसमें दो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। ऐसे ही कुछ कहानी सरदार सरोवर डैम की भी है, जो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट दशकों तक कंट्रोवर्सी में रहा है, यहाँ तक कि इनॉग्रेशन के वक्त भी प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। आपने प्रोमिनेंट एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर का नाम तो सुना ही होगा। वो इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आंदोलन में क्रूशल रही थी और नर्मदा बचाओ आंदोलन लगातार जारी रखा था। इस प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे 3 बड़े राज्यों को बिजली और पानी की सुविधाएं मिलने वाली थीं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब ये डैम इनॉग्रेट हुआ तब ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डैम था। इंटरेस्टिंगली, प्रोजेक्ट की शुरुआत हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अप्रैल 1961 को की थी। हैरानी की बात है कि इसे पूरा होते होते करीब 56 ईयर्स का वक्त लगा। हम इस दौरान हुए डेवलपमेंट और प्रोटेस्ट को डिस्कस करते हुए डैम के बेनिफिट्स और कैपेसिटी को समझेंगे। सरदार सरोवर डैम की कहानी इंडिया के पहली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शुरू की थी। ये उनका विजन था कि नर्मदा पर गुजरात में एक डैम बनवाया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नर्मदा रिवर वाटर पर एक स्टडी कंडक्ट करवाने के बाद अप्रैल 5, 1961 को इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। ये नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से शुरू होकर गुजरात से होते हुए खाम्बत की नदी से अरेबियन सी में मिलती है। इस प्रोजेक्ट पर बनाई गई रिपोर्ट में नर्मदा के पानी को गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट करने को लेकर डिस्प्यूट होने लगे और नेगोशिएशन का कोई फल नहीं निकला। रिजल्ट ये हुआ कि 1969 में नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल यानी NWDT का क्रिएशन हुआ। तीनों स्टेट्स द्वारा बनाई गई बड़ी संख्या में रिपोर्ट्स और स्टडीज को समझने के बाद NWDT ने 1979 में अपना वर्डिक्ट दिया। इस वर्डिक्ट के मुताबिक उस वक्त जो डैम की हाइट डिसाइडेड थी, उसके मुताबिक 35 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी कंजम्पशन के लिए अवेलेबल रहने वाला था। इसमें से मध्य प्रदेश को 65% अलॉट हुआ, गुजरात को 32% और राजस्थान और गुजरात में बाकी के 3% का हिस्सा गया। प्लानिंग कमीशन ने इस प्रोजेक्ट को 1988 में मंजूरी भी दे दी। पर दोस्तों, मंजिल अभी बहुत दूर थी। जैसे ही प्लानिंग शुरू हुई, इस डैम ने सोशल एक्टिविस्ट का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू किया। एक्टिविस्ट ने पाया कि दरअसल ये डैम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट द्वारा लागू की गई एनवायरमेंटल एंड सोशल कंडीशंस फुलफिल नहीं करता है। आवाज उठाने में सबसे आगे मेधा पाटकर रहीं, जिन्होंने 1985 में पहली बार डैम साइट को विजिट किया था। मेधा पाटकर ने पता लगाया कि इस प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने सैंक्शन नहीं किया है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडिंग मिल रही है। ऐसे में उन्होंने कई मास प्रोटेस्ट किए और एक कंसोलिडेटेड मूवमेंट शुरू किया, जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन कहा जाता है। ये मूवमेंट इंटरनेशनल अटेंशन पाने के लिए किया गया। मेधा पाटकर का मोटिव इस डैम कंस्ट्रक्शन पर फुल स्टॉप लगाना था, लेकिन पहला टारगेट वर्ल्ड बैंक की फाइनेंसिंग थी। हालांकि आवाज उठाने में वो अकेली नहीं थी। उनके अलावा बाबा आमटे, अरुंधति रॉय और आमिर खान जैसे नोटेबल फिगर्स भी स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस कंसिस्टेंट स्ट्रगल ने वर्ल्ड बैंक पर प्रेशर डाला और आखिरकार बैंक ने प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के लिए एक पैनल कमीशन किया। पैनल ने बताया कि इंडियन गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक ने इनएडिक्वेट असेसमेंट किया है। गवर्नमेंट ने मार्च 31, 1993 को वर्ल्ड बैंक द्वारा ऑथराइज लोन कैंसिल कर दिया। हालांकि कुछ सालों बाद अक्टूबर 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ इस प्रोजेक्ट को शुरू करने और कंस्ट्रक्शन को अलाउ किया। सबसे पहली कंडीशन थी कि डैम की हाइट 5 मीटर बढ़ाने से जितने लोग डिस्प्लेस हुए हैं उन्हें सेटिस्फैक्टोरली रिहेबिलिटेट किया जाएगा और ये प्रोसेस हाइट के हर 5 मीटर बढ़ने पर रिपीट की जाएगी। हालांकि
आउटलुक की मार्च 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों लोग तब भी डिस्प्लेस थे जिन्हें रिहेबिलिटेशन और कॉम्पनसेशन नहीं मिला था। मेधा पाटकर ने नवंबर 2019 में एक नए सत्याग्रह की बात की थी जो सरदार सरोवर डैम द्वारा विस्थापित लोगों द्वारा शुरू किया जाना था। दोस्तों, बीबीसी ने अक्टूबर 18, 2000 को एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसमें बताया गया था कि इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट कंस्ट्रक्शन रोकना चाहते थे ताकि पहले रिहेबिलिटेशन ठीक से हो जाए। इसके अलावा रिपोर्ट बताती है कि गुजरात में सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के अलावा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर यानी इंदिरा सागर ऑल्सो नोन एज पुनासा डैम बनाया जाना था। इसके अलावा 30 बड़े, 135 मीडियम और करीब 3000 स्मॉल डैम्स नर्मदा पर बनाए जाने थे ताकि हजारों किलोमीटर लंबी इरिगेशन कैनाल्स बनाई जा सकें। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी डैम आज ऑपरेशनल है, हालांकि इसके लिए लंबे लीगल बैटल्स हुए हैं। अगले सेगमेंट में हम देखते हैं कि ये डैम कितना बड़ा है और कितनी जमीन को सिंचित करता है। दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता। स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS में। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आज से कुछ साल पहले जब यूपीएससी एस्पिरेंट्स यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोचते मात्र थे तो उनसे ज्यादा मानसिक तनाव उनके घर वालों को हो जाया करता था, क्योंकि यूपीएससी के तो मानो जैसे पर्यायवाची शब्द हो गए थे दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर जैसे इलाके। महंगी फीस, कोचिंग में आने जाने का टाइम और घर से अलग रहने का मानसिक तनाव अलग। पर इस सब के बावजूद स्टूडेंट्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता था। पर आज इन सारी समस्याओं का समाधान स्टडी IQ IAS ने ढूंढ निकाला है। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, हैंड रिटन नोट्स, डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन के लिए मटेरियल, 1-to-1 मेंटोरशिप, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड का यूज करते हैं। बैचेस की शुरुआत 11 जुलाई मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे बड़े डैम्स में से एक माना जाता है। इसकी करंट हाइट 138.68 मीटर्स है और वाटर का यूजेबल स्टोरेज करीब 4.73 मिलियन एकड़ फीट है। डैम की लंबाई 1.210 किलोमीटर और डीपेस्ट फाउंडेशन से ऊंचाई 163 मीटर्स है, जो 3 राज्यों को पानी और बिजली सप्लाई करने में सक्षम है। इस डैम से केवल गुजरात में 9,490 गांव और 173 टाउन्स यानी करीब 3 करोड़ लोगों तक पीने का पानी पहुंचाया जाता है। हाइड्रो पावर के मामले में ये डैम 1450 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रखता है और हर साल करीब 1 बिलियन किलोवाट आवर बिजली पैदा करता है। वहीं कैनाल सिस्टम की बात करें तो गुजरात में इस डैम के जरिए 75,000 किलोमीटर लंबी नहर ऑपरेट होती है। जाहिर है कि एक मैसिव रीजन को कवर करता है। दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से 18.45 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हो सकती है। वहीं राजस्थान के बरमेर और जेलोर जैसे डेजर्ट रीजन में 2,46,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित हो सकती है। महाराष्ट्र में लिफ्ट इरिगेशन पद्धति के साथ 37,500 हेक्टेयर जमीन सींची जा सकती है। 88,000 स्क्वायर किलोमीटर के कैचमेंट एरिया के साथ ये डैम लाखों हेक्टेयर जमीन, हजारों किलोमीटर लंबे कैनाल सिस्टम और हजारों घरों तक बिजली पानी पहुंचाने में काम आ रहा है। लेकिन हम इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और उन डिस्प्लेस्ड लोगों की कहानियां भी नजरअंदाज नहीं कर सकते जो अब तक विस्थापित हैं। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से होने वाले डेवलपमेंट्स और उससे होने वाले कोलेटरल नुकसानों को बैलेंस किया जाए ताकि ग्रोथ और डेवलपमेंट सस्टेनेबल तरीके से हो पाए। इस पूरे मुद्दे को लेकर दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है? और कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो आपको किस इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल या फिर प्रोजेक्ट के ऊपर चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।